नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। फिल्म को जो एक आम प्रतिक्रिया मिली है या जो एक आम विवाद है, क्या कहना है उस पर पहले कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी चीज़ें शायद आम जनमानस के मन में ये फिल्म उतर नहीं पाई? मैं तो समझता हूँ कि आम जनमानस देख रहा है इसे। तो समाज का कोई सेक्शन है जो इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है, उनको शायद ये बात स्वीकार नहीं है। कुछ लोगों को इस बात से शिकायत है कि इसकी हिस्टोरिसिटी, इसकी ऐतिहासिकता, और कुछ लोगों को इसकी भाषा से समस्या है। तो मैं तीनों के ही संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। ये आज कोई नई बात नहीं है कि भारत के प्राचीन से लेके वर्तमान इतिहास तक में अनेक मत हैं, एक मत नहीं है। वो चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, वो चाहे मध्ययुगीन भारत हो, और इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोणों से लिखा गया है। और जहाँ दरबारी इतिहास आ जाता है, वहाँ आप जानते हैं कि वो जो राजाश्रय में रहता है वो वही इतिहास लिखता है जो राजा चाहता है। यानी सवाल कई बार ये होता है कि चंद बरदाई लिखे तो वो झूठ, लेकिन अबुल फजल लिखे तो वो सच। चंद बरदाई लिखे तो वो झूठ, अलबरूनी लिखे तो वो सच। पर मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं फिल्मकार हूँ। मैं जो इतिहास लोग लिखते हैं उसको पढ़ता हूँ और उसमें से कहानी ढूंढता हूँ। अक्सर जहाँ इतिहास मौन होता है, चुप होता है, वहाँ मैं विस्तार करने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले हम पृथ्वीराज के इतिहास को ही देखते हैं। मेरा एक सामान्य प्रश्न है कि क्या पृथ्वीराज के इतिहास को लेकर एक मत है? तो उत्तर है नहीं। बहुत सारे पृथ्वीराज के इतिहास को लेकर मत हैं, और मैं लेकर बैठा हूँ कि ये पुस्तक है संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र। ये 2015 की पुस्तक है। डॉक्टर माधवी श्रीवास्तव ने संस्कृत साहित्य में जहाँ जहीं सम्राट पृथ्वीराज का, वीर शिरोमणि का वर्णन है, उसको लेकर ये लिखा है। अब देखिए, विंसेंट स्मिथ, कर्नल टॉड, विलियम क्रुक्स और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ये मानते हैं कि चौहान शक या तक्षक मूल के हैं, यानी विदेशी। ये पृष्ठ 47 पर इस पुस्तक में है। ये एक मत है। डॉक्टर राम वृक्ष सिंह की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ चहामनास। वो कहते हैं कि चौहान हैड नो कनेक्शन विथ क्षत्रिय राजवंश, पृष्ठ 48। विलियम क्रुक्स स्टेट्स दैट वैदिक क्षत्रिय cannot be connected to medieval Rajputs, 48 पेज नंबर। गौरी शंकर ओझा के अतिरिक्त और भी लोग हैं जिन्होंने कर्नल टॉड या उन सब की थ्योरी को खारिज किया है कि वो विदेशी मूल के हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा सम्राट पृथ्वीराज की ब्राह्मण मूल की तरफदारी करते हैं। चलिए देखिए कहाँ से कहाँ। अब ये सारे मत हैं और ये सारे इतिहासकार हैं, साहित्यकार नहीं हैं, और इन सब के पास उनके अपने आधार हो सकते हैं, जो आधार सब सही नहीं हो सकते हैं, सब गलत हो सकते हैं, यानी सच कुछ और हो सकता है। अब हमारे पास संस्कृत साहित्य में सम्राट पृथ्वीराज के चरित्र के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या साधन हैं, जिनके आधार पर हम, तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का, फिर उसी प्रकार से दूसरे जो पृथ्वीराज के कवि हैं जैनक, उनका पृथ्वीराज महाकाव्यम, हम्मीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा, सुरजन चरित महाकाव्यम जो महाकवि चंद्रशेखर ने लिखा। अब पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के हमें सिर्फ 12 चैप्टर्स मिलते हैं जो पृथ्वीराज के राज्याभिषेक पर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद की कथा उसमें नहीं, तो उसके बाद की कथा के लिए हमें रासो पर निर्भर होना पड़ता है। रासो स्वयं कहता है कि पृथ्वीराज ने गोरी से 7 बार युद्ध किया। इतिहासकार मानते हैं 1191, 1192। सत्य क्या है?
ये इन पुस्तकों में छुपा है या भविष्य के जो और अनुसंधान करता होंगे वो बताएंगे। मैंने क्या किया वो मैं आता हूँ अभी। अब जरा हम्मीर महाकाव्य में देखते हैं क्या लिखते हैं। पृथ्वीराज ने गोरी को 7 बार हराया, अंत में वह स्वयं पराजित हुआ और शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को किले की दीवार में चुनवा दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। पृष्ठ 82 पे ये कथा बिल्कुल अलग, ये 1206 में गोरी के देहांत की कथा से बिल्कुल अलग है। सुरजन चरित्र में संयोगिता नाम ही नहीं है, यहाँ नाम है कांतिमती। संयोगिता और कांतिमती में बहुत दूरी है भाई स्वर में, यानी कोई भूल से किसी ने नाम नहीं लिख दिया होगा। सुरजन चरित्र में सम्राट पृथ्वीराज गोरी को 21 बार हराते हैं, 7 और 21 और 2। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज को अंधा किया जाता है, पृथ्वीराज गोरी को मारते हैं और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने उसको मार दिया, उन्होंने उसको मार दिया, ये सुरजन चरित्र कहता है कि गोरी की मृत्यु के बाद चंद जो है सम्राट पृथ्वीराज को कुरु जंगल में ले गया जहां पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज महाकाव्य में तिलोत्तमा है, संयोगिता नहीं है, और पृथ्वीराज विष्णु का अवतार है। तो आपको क्या क्या नाम मिलते हैं? तिलोत्तमा, संयोगिता, कांतिमती। अब भविष्य पुराण में आप आएंगे तो उनका नाम हो जाता है संयोगिनी। अब इसके अतिरिक्त जो संस्कृत साहित्य है इसमें भविष्य महापुराण है, वीर पृथ्वीराज विजय नाटकम है, संयोगिता स्वयंवरम, ये और स्रोत हैं। भविष्य पुराण में पृथ्वीराज और जयचंद्र का जन्म लगभग समान है, पृष्ठ 112। मैं इसको खंडित भी नहीं करता, इसका समर्थन भी नहीं करता। मैं तो आपके सामने वो रख रहा हूं जो इन विद्वानों ने अपने वर्षों के अध्ययन के बाद दर्शकों के सामने खुले मन से रखा है कि ये इतिहास में इतनी भिन्नता है। तो सर जो एक सवाल यहाँ उठता है, और रुक जा, मैं एक बात कह के फिर आप पे आ जाता हूं। भविष्य पुराण में संयोगिता संयोगिनी, पृष्ठ 113, जो शी वॉज डॉटर ऑफ दासी ऑफ चीफ क्वीन दिव्याति भवरी, यानी वो जयचंद्र की पत्नी के दासी की बेटी है। अब किस इतिहास के लिए इस देश की जनता मुझसे लड़ रही है? अभी तो मैं विदेशी इतिहास पर गया नहीं हूं जो अलग अलग बातें करता है, और जो संस्कृत साहित्य पे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे सामने पृथ्वीराज रासो की 2 प्रतियां, और कोई भी विद्वान कभी भी इसको देख ले। मैंने एक एक पृष्ठ पढ़ा और एक एक पृष्ठ, कई पृष्ठों पर आपको मेरी नोटिंग्स मिलेंगी। क्या अंतर है? मैं 2 क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि एक राजस्थान का प्रकाशन है, कवि राव मोहन सिंह जी ने इसका अनुवाद किया है। इसमें आपको हिंदी अनुवाद नहीं मिलेगा, पिंगल भाषा में मिलेगा। ये वाराणसी का संस्करण है, नागरी प्रचारणी समिति ने इसको प्रकाशित किया है, इसे राजस्थानी ग्रंथागार ने किया है। यह जो 4 भाग में है, इसमें अंतिम युद्ध वो दूसरा है, 7वां है, 21वां है, इसके हिसाब से 7वां है। अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज की रणभूमि में ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर तो कथा समाप्त। तो फिर उस जन भावना का क्या करेंगे जिसने ये कहा है कि पृथ्वीराज ने गोरी का वध किया? वो सर किनके अकॉर्डिंग है? तो वो इस पुस्तक में है जो वाराणसी का संस्करण है, जिसमें पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद पिंगल भाषा में वहाँ ले जाया जाता है। अबुल फजल ने जो लिखा का, उसमें भी उन्होंने पृथ्वीराज की इस कहानी को सच माना है। और महाकवि गंग जो अकबर के राज कवि थे, उन्होंने भी पृथ्वीराज रासो का पारायण किया, और जो मोटी मोटी कथा आपको हमारी फिल्म में दिखती है वो उन्होंने कहा है। हम लोग तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम लोग पृथ्वीराज रासो पर फिल्म बना रहे हैं, और जो लोक आख्यान लोगों के मन में बैठे हुए हैं उस पर बना रहे हैं। लोग ये साबित करने पर तुले हुए हैं, जो जिम्मेदारी वो हम पर डाल रहे हैं कि ये इतिहास नहीं है। हम कब कह रहे हैं इतिहास है या नहीं है, ये तय करने की जिम्मेदारी फिल्मकार के कंधों पर आप नहीं डाल सकते।
ये तय करने की जिम्मेदारी इतिहासकारों की है। और इतिहास के कौन से पक्ष में इतिहासकार एक मत हो गए हैं, मुझे आप बता दीजिए। और मतलब जिस तरह रामायण के 300 उसी प्रकार महाभारत के भी रीजनल वेरिएशन है, उसमें चरित्र भी बदलते जाते हैं। जब संस्कृत साहित्य में आप नाटक की परंपरा देखते हैं, उसमें रामायण को लेकर भी कई नाटक लिखे गए, महाभारत को भी लेकर कई नाटक लिखे गए, उसमें परिवर्तन आया है। और जो लोक साहित्य है पूरे भारत का, उसमें आप देखेंगे कि प्रभु श्री राम की भी भर्त्सना हुई है। वाल्मीकि की रामायण की कथा और तुलसी के रामायण की कथा अलग, लोग चीख, अरे डॉक्टर साहब ने कथा बदल दी। कथा परंपरा में क्या हुआ है? कथा परंपरा में लोगों ने कथा अपने देश काल और समाज की चुनौती को देखते हुए कथा नहीं लिखी, फिर तो वो पुनरावृत्ति है। और तो जैसे मतलब एक सवाल और उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू सम्राट नहीं, शिवाजी उनके बाद हुए। और भी काश लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होता। हम उत्तर भारत का आखिरी हिंदू सम्राट कह रहे हैं। और जिस हिंदू गौरव की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इतने मूर्ख हम लोग नहीं हो सकते कि इस बात से अपरिचित हो कि भारत के हिंदू वीर, इसमें भी पृथ्वीराज को हिंदू राज कहा गया है। ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द चंद्रबरदाई का है, हिंदू राज कहा है। हम लोग इतने मूर्ख नहीं है कि जो नहीं जानते कि इस देश में हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। पर उनका राज्याभिषेक दिल्ली की गद्दी की हम बात कर रहे हैं। और हम इस बात से भी परिचित हैं कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसकी हत्या बैरम खान ने की थी जब अकबर सिर्फ 13 वर्ष के थे, उस इतिहास से भी हम लोग परिचित हैं। पर उसमें भी विवाद है कि क्या 29 दिन दिल्ली की गद्दी या आगरा की गद्दी जिसे मिली उसे हम सम्राट कहें, या जिसने एक लंबे। तो मैं इतिहास तय नहीं करता हूं। पॉपुलर जनमानस में उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज को बाय एंड लार्ज मानते हैं। विवाद है, आप लिखिए ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। और दूसरी बात, यह पुस्तक जो है, जो संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र, इसको भी जरा खोल के देख लीजिए। इसमें भी वो कहते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट। तो मैं कोई स्थापना नहीं कर रहा हूं, फिल्म कोई स्थापना नहीं कर रही है। आप जिस चश्मे से मुझे देख रहे हैं, क्षमा करिएगा, श्री आशुतोष गोवारिकर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई थी। लेकिन मुझे बताएं कि किन लोगों ने स्वीकार किया था कि जोधाबाई अकबर की पत्नी है? स्वीकार किया था लोगों ने? क्या राजस्थान में फिल्म रिलीज हुई? क्या राजस्थानियों ने वहां स्वीकार किया? नहीं। पर उस पर तब आप मौन हो जाते हैं। यानी अकबर का इतिहास जो है वो सही है और पृथ्वीराज का जो इतिहास है वो गलत है। ये चर्चा या ये मतलब इतनी बारीक, मतलब हम कह सकते हैं बाल की खाल निकालना, ये उस वक्त थोड़ा कम मतलब होता। उसका एक कारण ये भी रहा होगा कि उस समय सोशल मीडिया की इतनी प्रेजेंस नहीं थी। और दूसरी बात, आप जानते हैं इरफान हबीब का इस देश में सब सम्मान करते हैं कि इतिहासकार के नाते हम उनके मत से सहमत हो सकते हैं, उनके मत से असहमत हो सकते हैं। जब उनसे कुछ बातों पर पूछा गया तब उन्होंने हिंदी फिल्मों में इतिहास को ढूंढने की कोशिश से इनकार किया। ऐसा मेरा नम्र निवेदन है जितना मैंने उन्हें सुना है। उन्होंने कहा कि इसमें इतिहास को ढूंढने की कोशिश ही बेकार है। लेकिन जब काशी के मुद्दे पर वो बात करते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं कि औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया है। पर इससे पृथ्वीराज किसी समुदाय के विरोध में नहीं है। और पृथ्वीराज की कहानी में आपको मोटे तौर पर ऐसा दिखता होगा कि ये गोरी, और पर गोरी से लड़ाई किस लिए हुई, जरा कृपया आप उसको रेखांकित करें। मीर हुसैन उसके छोटे भाई को शरण देने के लिए, अजमेर के एक राजा, वो भारतीय जीवन मूल्यों के लिए लड़ रहा है, राज्य के लिए नहीं लड़ रहा है। लोग इस बात को बिल्कुल उन्होंने अनदेखा कर दिया। क्या आवश्यकता थी? उसके काका मना भी कर रहे थे, ऐसा मत थे कि मत दीजिए, क्योंकि उसके पहले भारत ने महमूद ऑफ गजनी का इतिहास देख लिया था। वो उसको स्मरण भी कराते हैं, पर वो ये कहते हैं कि मैं गजनवी के अपराध की सजा मीर हुसैन को क्यों दूं। हम इस मूल्य की स्थापना करना चाह रहे हैं और उस मूल्य को लोग देख नहीं रहे। हम स्त्री के अधिकार की बात कर रहे हैं, स्त्री
के अपने निर्णय की बात कर रहे हैं, स्त्री के अधिकार के समानता की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं। अरे अब देख लीजिए, आधी गद्दी उसने दी है, ये मेरे मन की कल्पना नहीं है। कोई कहता है कि मोहम्मद गोरी की प्रेयसी चित्ररेखा कैसे हो सकती है? चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहानी नहीं लिखी है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहानी इसके आधार पर लिखी है, जो चंदोबरदाई ने लिखा है उनको कृपया ये भी सूचित कर दें कि गोरी के कवि का नाम दुर्गा केदार था। और सर जैसे मतलब गल्फ कंट्रीज में खासकर मतलब बैन फिल्म कम आई, तो वो मतलब उसने भी असर डाला ऑब्वियसली फिल्म के कलेक्शन पे। मुझे एक बड़ी अच्छी बात श्री आदित्य चोपड़ा की लगी। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आपका ध्यान सिर्फ फिल्म बनाने पे होना चाहिए, बाजार पे नहीं। दूसरा, ये बड़ा दुखद है। दुखद इसलिए है कि यदि फिल्म देखकर कोई भी देश, उनको अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, हमें उस पर टिप्पणी करने का भी मैं मानता हूँ, मैं अधिकार नहीं रखता। यदि उन्होंने देखकर बैन किया होता, उसमें लगता कि कोई विद्वेष फैलाने वाली बात है, तो ऐसा नहीं है। आप देखें, कुछ लोगों ने यहाँ तक टिप्पणी की कि गजनी के लोग इतने शरीफ कैसे हो सकते हैं जो पृथ्वीराज की जय कहें। हमारा दृष्टिकोण इतना संकीर्ण नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि गजनी में कोई तातार खां पृथ्वीराज के प्रति द्वेष रख सकता है, लेकिन आम प्रजा गजनी की भी वीरता का स्वागत करती है। तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं दिखाई दे रही हैं, उनको कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसका सीधा संबंध वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक विद्वेष में बदल दें। ओके। और सर मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि मतलब विवाद ऐसा भी है कि मैं दूर चला गया कि मतलब अक्षय कुमार की जो मतलब सो कॉल्ड राजनीतिक विचारधारा है शायद, तो उस वजह से भी बहुत से लोग इस फिल्म के ट्रेलर के साथ ही एक खास परसेप्शन फिल्म का बना लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अक्षय कुमार की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। अक्षय कुमार एक अभिनेता है, उसको जिस प्रकार की भूमिका दी जाती है वो अपनी प्रतिभा के अनुसार उसको करने की कोशिश करते हैं। और मुझे बताइए, हम अपने देश के प्रधानमंत्री का आदर न करें? कल को हम में से किसी को भी, एक खुले मन से सोचें कि हम में से किसी को भी माननीय प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए आमंत्रित किया जाए तो आप क्या करेंगे? उनके विरोधी को भी कहा जाए, स्वाभाविक तौर पर हम स्वीकार करेंगे। मैं भी कहता हूं कि मैंने भी योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को इंटरव्यू किया। मैंने बड़े कठिन प्रश्न रखे थे उनके सामने। इस वजह से हम उनको नहीं देख सकते कि वो किसी विचारधारा से, और एक बार मैं ये मान भी लूं तो क्या हम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ? क्या अगर किसी की विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा है, इस देश में उसका विश्वास है, इस देश की जो मूल परंपरा है उसमें उसका विश्वास है, तो सिर्फ इसलिए उसका आप विरोध करिए ना राजनीतिक स्तर पर, उसके फिल्म का विरोध क्यों? सर कहीं ना कहीं क्या एक्टर को, अगर मतलब जो भी एक्टर, उनको अगर वो राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, वो चाहे मतलब किसी भी विचारधारा के, और वो खुलकर अपनी बात रखते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसका मतलब शायद खामियाजा भुगतना पड़ जाता है फिल्मों को, किसी भी विचारधारा। हाँ, हम देख रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझको एक बात बताइए कि जैसे आप अपने विचार रख रहे हैं आक्रामकता के साथ, अक्षय को अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का। और हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि आपके विचार अपने विचार हैं, आपको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे भी अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है संविधान के दायरे में। लेकिन संविधान का अगर आप हर कदम पर उल्लंघन करें और दूसरे के कार्य की हत्या करें तो मुझे ये उचित नहीं लगता। वैसे मैं किसी को कोई सलाह देने में योग्य नहीं हूँ। और सर मतलब ये मतलब विवाद तो नहीं है, दर्शकों का पॉइंट ऑफ व्यू जो आ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का जो हीरोइज्म शायद वो देखना चाहते थे, वो क्लाइमैक्स तक शायद सीमित रह गया। बाकी जो पोर्शन है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ उसमें थोड़ा कम रहा, और जो डायलॉग की वो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वो वजनदार हो, भारी हो, वो शायद कम। भाई दर्शकों की अपेक्षा बहुत हो सकती है ना। हो सकता है मुझ में वो प्रतिभा न हो, पूरी विनम्रता के साथ जो वो देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि
मैं जिस तरह की फिल्म सोचता हूँ या जिस तरह की हमारी संस्था वायरा फिल्म बनाना चाहती थी, हम अतिरेक नहीं चाहते हैं, हम शौर्य का भी अतिरेक नहीं चाहते। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि रासों में एक जगह उल्लेख है, मैंने अक्षय से कहा कि इसमें वर्णन है कि पृथ्वीराज उछल कर मारता है, तो उसमें लिखा है, मैंने कहा जी मैं आपको दिखा दूंगा, परंतु हम लोग नहीं चाहते थे कि वो एक मुक्का मारे और आदमी 20 फीट दूर जाके गिरे, वो एक मुक्का मारे और आदमी 50 फीट ऊपर चले जाए, वो घोड़े को घुमा के फेंक दे, वो हाथियों को कुचल दे। हम लोग ऐसा पराक्रम जो वास्तविक है उसको, और उनके पराक्रम की जो सबसे बड़ी सुंदरता है वो है शब्द पर उनके बाण चलाने की कला, हम इसीलिए जानते हैं शब्द विधि बाण। और दूसरी बात अमित, ये आपने तय कर लिया, मेरे कहने का मतलब दर्शक की अपेक्षा है, गलत नहीं है कि इसमें शौर्य पृथ्वीराज को दिखाना चाहिए, पर हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम तो भारत के मूल्यों की बात कर रहे हैं, और सारी बातें एक फिल्म में हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक वही बात हुई कि मैं ए दिखाना चाह रहा हूँ, आप जेड देखना चाह रहे हैं, तो ये तो हर व्यक्ति की बहुत ही व्यक्तिगत बातें हैं। और जैसे जो मतलब गीत में एक मतलब लाइन है कि हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं पूरे विनम्रता से लोगों को कहना चाहूँगा कि ये मूल जो रचना है वो चंदवरदाई की है। जैसे लंका में अहंकारी रावण मेरे पास है, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ यही है, मतलब सर उसका अभिप्राय किस उसका मैं पढ़ता हूँ ना, हाँ पढ़ता हूँ। रासो भाग 159 पेज, आपको पिंगल और उसका हिंदी अनुवाद दोनों सुना देता हूँ ताकि ये प्रश्न हमेशा के लिए। ईसो राज पृथ्वीराज जीसो गोकुल मही कन्नहा, कृष्ण को कन्नहा। ईसो राज पृथ्वीराज जीसो पत्थर अहिबन्नहा, ईसो राज पृथ्वीराज जीसो अहंकारी रावण, ईसो राज पृथ्वीराज राम रावण संतावन। एग्जैक्ट इसका अनुवाद उन्होंने किया है। कन्नह का अर्थ है कृष्ण, पत्थर अहिबन्न खांडी वन को जलाने वाला पार्थ, अहंकारीय अभिमानी, संतावन सताने वाला, नष्ट करने वाला। लोग कहते हैं कि बताइए राम ने रावण को सताया कि रावण ने राम को? अरे भाई उसका भाव समझिए, किस प्रकार से लंका में ही लंकापति जिसने कैलाश को उठा लिया था उसकी भगवान श्री राम ने हालत खराब कर दी, कवि ये कहना चाहता है, और उसकी आयु 36 से ऊपर है। ये इसी लाइन के अंत में है। ये ईसो राज पृथ्वीराज, ये जो चाहे रासों के इस भाग में है। और दूसरा इसी का आगे है, कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का वर्णन करके श्री वरुण गोवर अपमान कर रहे हैं। मैं उनको उनकी राजनीतिक विचारधारा के चश्मे से नहीं देखता हूँ। ये भी काव्य जो है वो है, ये मेरे सामने है। जो पश्चिम दिशि उये पुब्ब अथवय दिनंकर, जो लोग भाषा की बात करते हैं उन्हें कृपया कहिए कि यदि मैं पिंगल में बना था जो चंदवरदाई की तो मैं ये कहता, और वो कितना आप समझते। धर फर फनी फन मुरही गौरी पर हरे जो शंकर, ब्रह्मवेद नह चवय अनित्र युधिष्ठिर बुल्लय, युधिष्ठिर बुल्लय बोले, जो सायर जल छिले मेर मर्यादय डुल्लया। क्या इसका मतलब है? पृथ्वीराज को प्रकट करता हुआ उसकी प्रशंसा में कविचंद उर्द घोष करता हुआ कहने लगा, यदि पश्चिम से सूर्य उदय होकर पूर्व में अस्त होने लग जाए, पृथ्वी के भार से शेष नाग के फन मुड़ जाएं, शिव पार्वती का परित्याग कर दे, ब्रह्मा वेद का उच्चारण करना छोड़ दे, युधिष्ठिर असत्य भाषण करने लग जाए, समुद्र अपनी सीमा छोड़कर छलक पड़े, सुमेरु पर्वत अटल रहने की मर्यादा त्याग कर हिल उठे, इतनी असंभव बातें संभव हो सकती है तो इन असंभव बातों को क्षण भर में संभव कर दिखाने वाला पृथ्वीराज ही हो सकता है। तो ये पृथ्वीराज के पराक्रम का वर्णन है भाई, और ये वर्णन ग्रोवर ने नहीं किया है, ये
महाकवि चंद्रवरदाई ने किया है, उन्होंने सिर्फ उसका भावानुवाद किया है। और सर जैसे लद्दाख वर्ग के बाद जो आशुतोष गोवालकर थे, तो उन्होंने अमेरिकन इतिहासकार जोनाथन कैनोवर के साथ किया था रिसर्च और क्रॉस चेक। इसमें हम ऐसे एक दो और नाम दे सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अलावा विदेशों से इन इतिहास नहीं, हम तो उस नैरेटिव को लड़ रहे हैं कि भारत का इतिहास कौन लिखेगा। भारत का इतिहास भारत के और भारतीय दृष्टिकोण से, मैंने एक जगह कहा भी कि कौन है वो लोग जो कहते हैं कि वेद गडेरियों के गीत हैं, कौन है वो जो कहते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का रचनाकार ब्राह्मण फॉक्स है, कौन है वो जो कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पहाड़ी चूहा है, और आप चाहते हैं कि मैं इसको स्वीकार करूं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि अगर विंसेंट स्मिथ अकबर को अकबर द ग्रेट कहते हैं, अकबर इसी भूमि में पैदा हुए हैं, उनके टिप्पणी करने का अधिकार। लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठता है कि फिर महाराणा प्रताप जो पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, उनको मैं किस दृष्टि से, किस नाम से पुकारूं? मैं उन्हें महाबलिदानी, महापराक्रमी योद्धा, नरसिंह क्या कहूं? उनको ग्रेटर कहूं, ग्रेटेस्ट कहूं? तो इतिहास में जो जहां हम लोग मौन हो जाते हैं इसलिए कि हमारे चश्मे राजनीतिक हो जाते हैं, हमारे चश्मे सांप्रदायिक हो जाते हैं, वहाँ हम चुप हो जाते हैं। अब नया इतिहासकार उस पर बोलने लगा है। और सर बस बाकी दो सवाल थे कि मतलब रिलीज के 2-3 दिनों के बाद या वैसे, तो क्या बातें आपस में हुई हैं आपकी या आदि सर की, अच्छे सर की, कि जो एक्सेप्टेंस मिला, जो भी एक्सपेक्ट मतलब मिला ऑडियंस का, तो वो उस पर, उस संदर्भ में क्या बात है? आज मेरी बात हुई आदित्य चोपड़ा से, तो मैंने कहा सर हमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चंद्र प्रकाश जी आप चिंतित मत होइए, हर फिल्म का अपना एक भविष्य होता है, एक अपना भाग्य होता है। फिल्म जनता चलाती है, जनता को पसंद आएगी तो फिल्म जनता चलाएगी, फिल्म जनता को पसंद नहीं आएगी तो फिल्म जनता नहीं चलाएगी। हम एक संस्थान है जो 50 सालों से फिल्म बना रहे हैं। सफलता असफलता, इससे बड़ी भी असफलता हम लोग देख चुके हैं, देख सकते हैं, और आज के बाद कोई प्रयोग बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आपके मेरे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपने जैसे मैं फिल्म चाहता था वैसे ही बनाई है। मैं आपके काम से न सिर्फ संतुष्ट हूँ बल्कि आपके काम पर मुझे गर्व है, और लोग आपके काम की क्या समीक्षा कर रहे हैं उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको काम करते हुए देखा है। मेरे मापदंडों पे आप खरे उतरे हैं। लगभग इसी तरह से बात मुझे अक्षय ने भी कही, आप चिंता मत करिए, अवसर आपको मिलेंगे। तो जब आदित्य चोपड़ा का ये आश्वासन है तो फिर मैं काहे को डरूं। पर मैं अपनी बात चूँकि कहना चाहता था कि भाई बिना शोध, बिना परिश्रम के हम लोग आपके सामने नहीं ले आए। कई लोग जो भाषा की बात करते हैं, मैंने कहा कि स्वयं चंद्रवरदाई कहता है कि इसमें कुरान की मैंने यवन भाषा का प्रयोग किया है रासों में लिखने के लिए। हम सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास और भारत के कई महाकवियों ने अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू सब प्रकार की भाषाओं से शब्द लिए उन्होंने भाषा को। और हमारे जीवन में कहाँ ऐसा कौन सा जगह है जो तुमने कमीज़ पहन के रखी है, ये भी पुर्तगाली शब्द है। ये पतलून, ये कहाँ से भारतीय हो गई। ये चश्मा, ये भी अभारतीय शब्द है। फ़ोन अभारतीय शब्द है। हम प्रतिदिन एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जो कई सभ्यताओं के मिलने से बनी, हम उसको काट कर उस सभ्यता को नहीं जी सकते। और सर मतलब कुछ दिनों पहले जैसे गुर्जर और मतलब चौहान में भी होगी बात कि भाई नहीं ये तो हमारे हैं, क्षत्रिय हैं। मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन, और अदालत ने भी कहा ये काम आदित्य चोपड़ा का नहीं है और चंद्र प्रकाश द्विवेदी का नहीं है, ये काम इतिहासकारों का है, और इसकी चर्चा इतिहास के गलियारों में हो। हम लोग जो पुस्तक में लिखा होता है उसको प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे, मैं ये जानता था पिछली फिल्मों के अनुभव से, इसलिए मैंने हर जगह हिंदू शब्द का प्रयोग किया। मैं आपको बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि इसके बाद भी मुझे लोगों ने फ़ोन किया कि आपने हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों किया, हमारी कम्युनिटी का क्यों नहीं किया, हमारे गर्व का आपने ध्यान नहीं रखा। मैंने कहा मैं पृथ्वीराज के सम्मान में फिल्म बना रहा हूँ, मुझे किसी कम्युनिटी के प्रति मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। और क्या जिस भी कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं वो इस देश के समाज का अंग नहीं है। हिंदू शब्द एक बार छोड़ भी दें तो क्या वो भारतीय समाज का अंग नहीं है।
मेरे लिए इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान कोई द्वंद्व नहीं है, हम सबके पूर्वज एक हैं। शिकायत हमारी अगर हो सकती है, अब इतिहास को तो बदल नहीं सकते ना, जब हम कभी मूल्यांकन करते हैं तो हम विदेशी आक्रांताओं के का मूल्यांकन कर रहे हैं। गोरी और गजनवी से इस देश के मुसलमानों का कोई संबंध नहीं है भाई। ये धरती आपकी है, ये धरा आपकी है, मिट्टी आपकी है। और सर अमित सर ने तो मतलब अमित शाह सर ने तो देखिए मोदी जी को भी मतलब प्लान है आप लोगों की, अगर वो आते हैं जब तो हमें भी स्क्रीन यदि वो देखते हैं तो इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात थी कि देश के गृह मंत्री ने देखा, और जो आपको नहीं पता है कि गृह मंत्री ने हमारे कला निर्देशकों को फ़ोन किया कल अभिनंदन देने के लिए, उनके कला निर्माण के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम नेताओं को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से न देखें, उनको भी कला प्रिय हो सकती है। उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था मेरे काम की सराहना के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दोनों वो जो आपके प्रोडक्शन डिज़ाइनर और वस्त्र विन्यास जिन्होंने किया, उनके मुझे नंबर दो, मैं उनको प्रशस्ति भेजना चाहता हूँ। इसमें उनकी कोई राजनीति नहीं है। ये एक्सक्लूसिव ऑन बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसी हमेशा बनाती रहे। और कोई है अभी एक